नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर बहुत अच्छी है और भोपाल के लिए बड़ा शुभ है कि 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भोपाल का मास्टर प्लान आ चुका है। भोपाल का मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, लेकिन तीसरा अंतिम जो प्रारूप है उसका प्रकाशन हो चुका है। इसमें तमाम सारी जितनी भी शिकायतें थी, जितनी भी सुझाव थे, उन सबको समाहित करने के बाद ये अंतिम प्रकाशन हुआ है। हमारे साथ हैं भोपाल के पर्यावरणविद आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष सिंह पांडे जी। सुभाष पांडे जी का भोपाल के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वे पर्यावरण पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं, भोपाल नगर के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं और समय समय पर सरकार को जगाने का भी काम करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रारूप अभी सरकार ने जारी किया है उससे भोपाल को वास्तव में कितना लाभ होगा, भोपाल का कितना विकास होगा और इस प्रारूप में अब क्या कोई और बदलाव की गुंजाइश है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। पांडे जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि हम इस प्रारूप में एक चीज महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह इंदौर का विकास हुआ है, अब हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, फैलाव की ओर नहीं होगा। जबकि भोपाल में कोई कमी नहीं है जमीन की। हम चाहते तो फैलाव होता तो निश्चित तौर पर हम लोगों का जीवन स्तर और अच्छा होता। लेकिन जिस तरह एमपी नगर में FAR 5 किया गया है, 5 कर दिया गया है, FAR तो बढ़ाया गया है, लेकिन हमने पर्यावरण की अन्य चीजों को शायद नजरअंदाज किया है। क्या सोचना है आपका? हाँ रविंद्र भाई, मेरा ये समझना है कि जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया कि सरकार ने ये जो मास्टर प्लान है जो है वो फाइनली उसको ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर के जारी किया है। ये खुशी की बात है कि सरकार, ऐसा लग रहा था कि इतने दबाव में या इतने पॉलिटिकल या पब्लिक के दबाव में थी कि वो जारी नहीं कर पा रही थी, जबकि मध्य प्रदेश के बाकी शहरों में बहुत पहले ही ये मास्टर प्लान जो है अपने अपने उनके शहर के मास्टर प्लान लागू हो चुके थे। ये जो डेवलपमेंट प्लान है ये मिश्रित इसका इम्पैक्ट मेरी नज़रों में है। इस लिहाज से ये अच्छा है कि 1700 से अधिक जो आपत्तियां ली गई थी डेवलपमेंट प्लान में अलग अलग एंगल पे लेके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल पार्ट हो, चाहे वो भोपाल की जो पहचान है बड़े तालाब जो है उसको लेकर के जो भाग है, उसमें कई चीज़ें इसमें एड्रेस हुई हैं आफ्टर द सीरियस ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द अदर एक्टिविस्ट एंड द अदर सिटीजन ऑफ भोपाल। अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अभी स्टिल अनएड्रेस्ड हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो इन्वायरमेंट का पार्ट है, जो पूरे शहर में हरियाली का पार्ट है, या पूरे भोपाल में जो तालाबों को साफ करने की बात है, वो पूरी बात जो है अभी डेवलपमेंट प्लान में कहीं भी नहीं आई है, लिए ही नहीं गया है कि वो कैसे एड्रेस होगा। जब ये सीरियस इशू एड्रेस नहीं होगा, सरफेस वाटर जो ऊपर पृष्ठीय जल है वो एड्रेस नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर तो कंटामिनेट होगा। यही कारण है कि भोपाल के नीचे का पूरा ग्राउंड वाटर बैडली कंटामिनेट हो गया है, नाइट्रेट के कारण, लेड के कारण, आयरन के कारण, और बहुत जगह ऑयल का सीपेज हो गया उसके कारण हो रहा है। और इसीलिए जब तक सरफेस वाटर बॉडी को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। दूसरा एक सीरियस बात है जो आपने उठाया है, भोपाल जो है अब इंदौर की राह पे चल रहा है। अब यहाँ पर वर्टिकल डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, अब सीधे सीधे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा इंदौर में होता था, जैसा बॉम्बे में हुआ है। लेकिन वैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जिसके लिए भोपाल के पास पर्याप्त संभावनाएं थी, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। यदि आप याद करें, अपने दर्शकों को आप याद दिलाएंगे तो आप देखेंगे कोरोना के समय जो है इंदौर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, जबकि इंदौर अपेक्षाकृत ज्यादा साफ सुथरा शहर है उसके बाद भी, क्योंकि वहां डेवलपमेंट वर्टिकल है। बहुत सामान्य भाषा में आपके दर्शकों को बताऊं, यदि बिल्डिंगें बनती हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती, तो हवा पास नहीं होती। एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के पास में बीच में जगह नहीं रहेगी तो हवा क्रॉस नहीं होती। जब हवा पास नहीं होगी, इसका मतलब है स्थानीय हवा के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जी, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है अभी, क्योंकि अंतिम प्रकाशन हो चुका है, इसके बाद भी कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है आपको? हाँ, डेफिनेटली। देखिए जो अभी उन्होंने सुझाव, जो उन्होंने ड्राफ्ट लगाया है, अब उसके ऊपर फिर आपत्तियां लेंगे, अंतिम रूप से आपत्ति लेंगे, और उस आपत्ति पे मैं और मेरे जैसे तमाम लोग जो सुधी हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ हैं, वो लोग अपनी अपनी आपत्तियां देंगे, और जो इसके टेक्निकल इश्यूज हैं उन पर मैं डालूंगा, और उसमें वो टेक्निकल इशू भी जो बड़े तालाब और उससे जुड़े हुए हैं उनको भी उठाऊंगा। पांडे जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, जब हम भोपाल से इंदौर की ओर जाते हैं और तालाब रास्ते में आता है, तो तालाब के राइट हैंड पर भी कुछ जो एक्टिविटीज थी उसको भी इस बार बैन की गई है। दूसरा, तालाब के चारों तरफ जो 45 मीटर की रोड थी उसे भी शायद 15 मीटर की गई है। और तीसरा, तालाब का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसे भी 300 हेक्टेयर करीब बढ़ाया गया है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कि ये बहुत पॉजिटिव होगा, इससे तालाब का संरक्षण होगा?
हाँ, मेरा ये मानना है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग या सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया इसके कारण कि वो 300 हेक्टेयर का जलग्रहण क्षेत्र बढ़ा दिया गया। बल्कि क्या हुआ, इसके पहले जो मास्टर प्लान बनाया गया था, जो इनके द्वारा प्रस्तावित था, वो मैनुअल मेजरमेंट के आधार पे था, वो आदमी के द्वारा नापा गया था। वो जैसे इनके पास जरीब होता है और जो दूसरी मशीन उससे होता है। अब जो मैपिंग हुई है वो डिजिटल हुई है। एक पहले थे तरुण अहिरवार, जो वो थे, वो उनके कारण जो है, जो कलेक्टर थे उनके कारण ये डिजिटल जो मैपिंग शुरू हुई, तो डिजिटल मैपिंग का परिणाम है कि इतनी जमीन तालाब के पास और अधिक दिखने लगी है। उसमें अधिकारियों का या शासन की किसी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि उनके द्वारा की गई ये ब्लंडर भूल थी, जो डिजिटल मैपिंग के द्वारा बाहर हो गई और हमारा तालाब का क्षेत्र बढ़ गया। देखिए, जो लाल घाटी से लेके बैरागढ़ तक मैरिज गार्डन है, उनकी गतिविधियों पे भी शायद कुछ रोक लगाई है, ऐसा मैंने पढ़ा था इसमें। हाँ जी, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि तालाब का जो कैचमेंट क्षेत्र है, तालाब का जो कैचमेंट का एरिया है, उसका पहले का जो लैंड यूज था वो कृषि रखा था, कृषि कार्य के लिए। बाद में क्या हुआ, जो नया मास्टर प्लान आया था जिसका हम लोगों ने विरोध किया, और उसके बाद अब ये जो नया प्रारूप आ रहा है, संशोधित प्रारूप आ रहा है, उसमें जो बड़े तालाब का जो लैंड यूज है, कैचमेंट का जो लैंड यूज है, वो कृषि ही कर दिया गया, बीच में आवासीय कर दिया गया था, उसको सुधार दिया गया। देखिए पांडे जी, एक बात और है, और ये चाहे आप मजाक समझे ले या गंभीरता से समझें, ये कहा जा रहा है कि 3 साल पहले जो ड्राफ्ट आया था जिसमें 17 वो आई थी, जो सुझाव आए थे, इन 3 सालों में भोपाल के आसपास टाइगर काफी संख्या में बढ़े, और इस ड्राफ्ट को बनाने में कहीं ना कहीं टाइगर की जो गतिविधियां हैं उसका भी प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। टाइगर मूवमेंट इलाके में जो FAR है वो बदलने की कोशिश की गई थी, जो 0.06 है उसे 0.75 करने की कोशिश थी, जिसे सरकार ने अब रद्द कर दिया है। तो आपको लगता है कि जो टाइगर मूवमेंट इलाका भोपाल के चारों तरफ है, वो वाकई टाइगर को संरक्षण मिलेगा या इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, और वो सबके सर्वमान्य है कि पिछले 3 सालों के दरमियान जो है टाइगर का मूवमेंट बढ़ा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया में कवरेज बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट भी सरकार के ऊपर पड़ा है कि ज़्यादा छेड़छाड़ी करेंगे तो टाइगर तो पूरे खत्म होने वाले नहीं, लेकिन और शीशा लेदर इनकी मस्ती आई, क्योंकि अब आने वाला समय इनका चुनावी वर्ष है। लेकिन आप इसमें सत्य मानिए कि इन सब चीज़ों में मेरे जैसे एक्टिविस्ट का भी हाथ है, जिन्होंने ना केवल बड़े तालाब के ऊपर अभी तक 3 याचिकाएं लगाई हैं, कलियासोत डैम के ऊपर मेरी याचिका लगी है, कलियासोत केरवा डैम के ऊपर भी मैंने याचिका लगाई है, और कलियासोत नदी को बचाने के लिए भी मेरी याचिका लगी हुई है, और उसमें तरह तरह के बहुत गंभीर तरह के आदेश निकले हैं, और NGT के निर्देश भी उसमें निकले हैं कि इनको जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ग्रीन बेल्ट को, उनके बॉटनिकल गार्डन को, और जो वाटर है उसके बेड को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन कुल मिला के हम कहें किसी भी तरीके से कोई चीज बचती है तो वो कुल मिला के भोपाल के हित में निश्चित होगा। तौर पे भोपाल के 30 लाख जनता को पांडे जी का आभार मानना चाहिए, जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर संघर्ष करके अपना पेट काट कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ हवा मिले, निश्चित तौर पे हम सब आपके आभारी हैं पंडित जी। लेकिन पंडित जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं, लेकिन एक पौधे की कीमत पे भोपाल में कितने पौधे कटते हैं, इस बारे में किसका कब ध्यान जाएगा? सरकार का कब ध्यान जाएगा? अधिकारियों का? वास्तव में हम केवल पौधे लगाकर फोटो खिंचवाने तक सीमित हैं, या वास्तव में भोपाल जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश सरकार को भोपाल में पर्यावरण की कोई चिंता आपको दिखाई देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है रविंद्र भाई। जो है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी या सरकार के किसी नुमाइंदे की पर्यावरण या शहर की ग्रीनरी को बचाने में कोई इनका दिलचस्पी नहीं है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे लगातार ग्रीनरी खत्म हो रही है। मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि एक बिल्कुल वैज्ञानिक निष्कर्ष बता रहा हूं, क्योंकि बेसिकली मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं। तो मैं बताऊं कि 1990 में भोपाल के अंदर ग्रीनरी 66% थी, 66% थी। लगातार वो कम होते चली जा रही है, और अभी मैंने 2019 में एक डेकेडल स्टडी की थी, 10 सालों का अध्ययन किया था यहाँ की ग्रीनरी का। वो यहाँ के इतिहास में पहली बार ही अध्ययन हुआ है, और उस अध्ययन में पाया गया कि भोपाल में ग्रीनरी 5% शेष रह गई है। 66% की ग्रीनरी 1990 की वो 5% बनी है, और मैंने वो कंक्लूजन दिया था कि यदि यही ट्रेंड बना रहा, परसिस्ट करते रहा, तो आने वाले समय माने 2024 में 3% ग्रीनरी बचेगी। ये यहाँ बता देना आवश्यक है कि नीति आयोग कहता है कि किसी भी स्वस्थ जीवन के लिए 40% की ग्रीनरी होना आवश्यक है। देखिए, बहुत बड़ी बात आज पांडे जी का कहना है कि 1990 के दशक तक भोपाल में गर्मी और सर्दी का उतना एहसास नहीं था, लेकिन ग्रीनरी कम होने से हम जिस तरह से तपन महसूस कर रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं। भोपाल में पहले AC नहीं लगाया करते लोग, पंखे और कूलर से बहुत आसानी से काम चलता था,
लेकिन आज भोपाल जैसा शहर जो पर्यावरण के लिए जाना जाता है, बड़ा मतलब प्राकृतिक सौंदर्यता का शहर माना जाता है, लेकिन आज केवल 5%, कितनी गंभीर बात उन्होंने बताई, केवल 5% गिरनी रह गई है। अब मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं पांडे जी, भोपाल तालाब के आसपास जो मानव गतिविधियां हैं उसे लेकर वास्तव में सरकार कितनी गंभीर है? क्योंकि सरकार नियम तो बना रही है, लेकिन नियम वहां लागू नहीं हो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि तालाब के आसपास के जितने गांव हैं जहां मानव गतिविधियां सीमित से सीमित होना चाहिए, वहां कोठियां बन गई हैं, वहां पर कॉलोनियां आ गई हैं, वहां अधिकारियों ने तमाम सारे फार्म हाउस बनाए हैं, बंगले बनाए हैं। तो इसके लिए आपकी लड़ाई कहां तक पहुंची है और आगे क्या होना चाहिए? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी मतलब इस चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं। देखिए रविंद्र भाई, यदि पूरे मास्टर प्लान को देखा जाए तो पूरा मास्टर प्लान जो है, सेप्ट की एक रिपोर्ट आई थी, अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी है सेप्ट यूनिवर्सिटी, वो इन्वायरमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि भोपाल को, यदि भोपाल की बड़े तालाब को बचाना है तो उसमें 99 गांवों का कैचमेंट क्षेत्र मिला हुआ है। उसमें से 36 गांव जो है वो सीहोर जिले में आते हैं और 63 गांव जो है भोपाल जिले में आते हैं। यदि इन गांवों में जो कैचमेंट एरिया है उसको बचा लिया जाए तो बड़े तालाब का पानी भी बढ़ेगा, मात्रा भी बढ़ेगी और बड़े तालाब के पानी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेट है कि सरकार ने जो है इस बार ध्यान नहीं दिया और विशेष रूप से जो नौकरशाह हैं उनके द्वारा तालाब के कैचमेंट पर बहुत जबरदस्त तरीके से कब्जा किया जा रहा है। वहां पर अपने बंगले बनाए जा रहे हैं, नई नई ऐसी सड़कें बना दी जा रही हैं जिससे तालाब के अंदर पहुंचने वाले पानी का रास्ता बंद हो रहा है, तालाब के अंदर कैचमेंट एरिया समाप्त हो रहा है, जिससे भोपाल के बड़े तालाब की लाइफ धीरे धीरे कम हो रही है। न केवल इससे बल्कि पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्रूज चला दिया। अब क्रूज जो मोटर बोट है उसके चलाने से पानी के अंदर तेल और डीजल संबंधी बहुत सारी बीमारियां जाती हैं, जिससे मछलियों की लाइफ खत्म होती है। और उसको चूंकि ये ड्रिंकिंग वाटर बॉडी है, पूरे भोपाल की 40% जनता यानी 12 लाख जनता जो है बड़े तालाब का पानी पीती है। यदि उसके अंदर क्रूज जैसे तमाम चीजें चलेंगी या गंदगी आएंगी तो वो पानी हमारे मुंह पेट में जाएगा और अंततः वो कार्सिनोजेनिक या कैंसर कारक होगा। इन दोनों ही बिंदुओं को, चाहे वो क्वालिटेटिव पार्ट है तालाब के पानी की गुणवत्ता बढ़ाने की बात हो या क्वांटिटेटिव तालाब में पानी की मात्रा बढ़ाना है, ये दोनों ही चीजें इस मास्टर प्लान में एड्रेस नहीं हो पा रही हैं, जो अत्यधिक चिंता का विषय है। और एक और प्रश्न पंडित जी मेरे दिमाग में आया है। पंडित जी, मैं सिर्फ एक ये सवाल और करना चाहता हूँ कि जिस तरह की बात आपने की कि तालाब के कैचमेंट एरिया में जो गांव हैं उन गांव में अभी भी मानव बसाहट बढ़ती जा रही है और इसके लिए दोषी मध्य प्रदेश की अफसरशाही कहीं ना कहीं है। तो क्या ऐसा संभव है? हम कल्पना तो कर ही सकते हैं, जब तक हम कोई कल्पना नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या 1990 को आधार बनाकर इन गांवों को 90 की स्थिति में लाया जा सकता है? ऐसा कभी संभव है या इस तरह की कोर्ट से निवेदन किया जा सकता है कि ये जो कैचमेंट एरिया के गांव हैं उन्हें 1990 का आधार मानकर जितनी वहां जनसंख्या थी, जितने लोग रहते थे, उससे ज्यादा मानव गतिविधियां ना हो? ऐसा कभी संभव हो पाएगा क्या? हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न है रविंद्र भाई। दरअसल क्या है, जो आपने कहा वो इस पूरे मास्टर प्लान की आधार बात है। मास्टर प्लान के अंदर प्रस्तावित जो मास्टर प्लान उसमें लिखा हुआ है कि ये पूरा जो मास्टर प्लान है वो मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग के 16 मार्च 2022 के आदेश के अधीन रहेगा। उसका मतलब क्या है? 16 मार्च 2022 का आदेश क्या है? वो एक आदेश निकाला था पर्यावरण विभाग ने और उन्होंने उसके अंतर्गत कर दिया था कि तालाब के 50 मीटर का जो क्षेत्र है वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, ZOI होगा। उसके बाद का क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब है सारा कैचमेंट एरिया गायब कर दिया गया। मैंने क्या किया, उस पूरे आदेश को चैलेंज किया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। यदि हाई कोर्ट में मेरी बात मानी जाती है, और निसंदेह मेरे पास अपने वैज्ञानिक तर्क हैं, यदि बात मानी जाती है तो मैं कोर्ट से यह भी निवेदन करूंगा, जैसा आपका सुझाव है कि 1990 को ही आधार बनाया जाए और उस समय जो फॉरेस्ट्री थी उस फॉरेस्ट्री को डेवलप करने के लिए कैचमेंट एरिया को उतना खुला रखा जाए। उनके अंदर यदि फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, वो केमिकल फार्मिंग ना हो। वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जा सकती हैं, लेकिन पानी के प्रवाह को ना रोका जाए। उनमें कोई भी ऐसे ना फैक्ट्री लगाई जाए, ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ना हो जो पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करे। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पांडे जी का साफ साफ कहना है कि तालाब का जो कैचमेंट एरिया के जो गांव हैं उनमें कम से कम मानव गतिविधियां होना चाहिए। मैं तो ये भी एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि 1990 से आज तक जितने भी लोग, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे अधिकारी हो या किसी भी वर्ग के हो, जिन्होंने भी इन गाँव में जमीनें खरीदी हैं और वहां यदि मानव गतिविधियां बढ़ाई हैं
तो सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि तालाब हमारी धरोहर है। यदि तालाब चला गया तो भोपाल का सौंदर्यीकरण, भोपाल का सब कुछ चला जाएगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको हमारा ये कार्यक्रम Thank you. पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।